नमस्कार मित्रों, फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और यह मेरी आज बायोलॉजी की क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से आता है हार्मोन्स और एंजाइम्स। और यह हार्मोन्स और एंजाइम्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। आज यहाँ पे देखेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, इनके रोल क्या होते हैं और हमारे यह हार्मोन्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं और एंजाइम कहाँ कहाँ से निकलते हैं और हमारे शरीर में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यह इनके बेसिक फंक्शन की मैं बात करूंगा कि हार्मोन्स जो होते हैं, यहां से देख लीजिएगा, हार्मोन्स जो होते हैं यह हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? यह हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। जितने भी हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। और इसी को इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन क्राइन ग्लैंड्स ग्लैंड्स से निकलते हैं। तो यह चीजें स्पष्ट हो गई। जैसा कि इसकी मैं अभी चर्चा करूंगा कि मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिश्रित ग्रंथि होती है। और ग्रंथि का अभिप्राय होता है एक गांठ के समान संरचना होती है। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर के स्थानीय अंगों से निकलते हैं, स्थानीय अंगों से निकलते हैं, ऑर्गन से निकलते हैं, लोकल ऑर्गन से निकलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे एग्जाम्पल कहा जाए कि मुख गुहा में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसमें लाइसोजाइम होते हैं और एक लाइसोजाइम होते हैं और दूसरा क्या होती है, माइलिन एंजाइम्स होते हैं। तो मुख क्या होता है, एक प्रकार के लोकल ऑर्गन्स हो गए। इसी प्रकार से जब आगे चलेंगे तो हमारे शरीर में एक संरचना पाई जाती है जिसे स्टमक या अमाशय कहते हैं। और इसी में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होती है। क्या होती है? गैस्ट्रिक जूस। और इसी में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। तो यह चीजें स्पष्ट हो गई कि हार्मोन्स हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं और एंजाइम हमारे शरीर के स्थानीय अंगों से निकलते हैं। अब यहाँ देखिए कि हार्मोन्स जो होते हैं किसके किसके बने होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं विटामिन विटामिन, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट, फैट फैट, लिपिड लिपिड्स, प्रोटीन्स और स्टेरॉयड स्टेरॉयड से मिलकर बने होते हैं। जितने भी हार्मोन्स होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन और स्टेरॉयड से मिलकर बने होते हैं। जिसमें से आप इन भोज्य पदार्थों के संदर्भ में विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जानते हैं, फैट जानते हैं, लिपिड जानते हैं, प्रोटीन्स जानते हैं। और स्टेरॉइड्स उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से निकलते हैं। और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में क्या आते हैं? टेस्टिस आती है और ओवरीज आती है। टेस्टिस के अंतर्गत वृषण होते हैं और अंडाशय के अंतर्गत ओवरी होती है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? स्टेरॉइड्स हार्मोन्स कहते हैं। और यह जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं किसके बने होते हैं? सदैव प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सदैव प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स जितने होते हैं सदैव किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। तो इस पे एक कथन इंपॉर्टेंस होता है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। और हार्मोन्स के संदर्भ की बात की जाए तो हार्मोन्स जो होते हैं यह एक क्रिया को करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक क्रिया को करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। एक क्रिया को करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
तो यह सबसे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब है कि हार्मोन्स जो होते हैं एक क्रिया को करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, अर्थात इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक क्रिया को करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि पुनः उपयोग करना होता है तो पुनः ये निकलते हैं। तो इतना जानिए कि हार्मोन्स एक क्रिया को करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। और जो एंजाइम्स होते हैं एक क्रिया को करने के बाद, एक क्रिया को करने के बाद नष्ट नहीं होते हैं। एक क्रिया को करने के बाद, को करने के बाद, करने के बाद नष्ट नहीं होते हैं, बाद नष्ट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं, अर्थात इनका उपयोग अगली क्रियाओं में किया जाता है। अर्थात इसका उपयोग, इसका उपयोग, उपयोग अगली क्रियाओं में भी किया जा सकता है। अगली क्रियाओं में, क्रियाओं में किया जा सकता है, किया जा सकता है। और यह क्रिया का अभिप्राय होता है कि शरीर में जो होने वाली क्रियाएं होती है उसे जैव उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। इसीलिए एंजाइम को एक शब्द यूज किया जाता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक, इसे बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। जैव का मतलब होता है ऐसी क्रियाएं जो जीवों के शरीर के अंदर होती हैं, और उत्प्रेरक का मतलब होता है स्टिमुलेट करने का कार्य करते हैं। सदैव ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और स्पष्ट कर लीजिएगा। एंजाइम, एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को न तो ये प्रारंभ करने का कार्य करते हैं, न तो अंत करने का कार्य करते हैं। यह अभिक्रियाओं की गति को केवल घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। इसके आधार पर धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो आइए एक एक बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज देखेंगे हार्मोन्स। बेसिक अंतर को मैं बता दिया हूं, अब इसी के बाद से होता है हार्मोन्स। और हार्मोन्स की यदि बात किया जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि हार्मोन्स शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? यह शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। हार्मोन्स, हार्मोन्स यह शरीर के कहां से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। तो एक शब्द आता है आपके लिए ग्रंथ, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ग्रंथ, इसे ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड। और यही ग्लैंड जो होते हैं, ग्लैंड जो होते हैं शरीर में एक गांठ के आकार की संरचना होती है। और इपिथिल कनेक्टिव टिश्यू के ऐसे, यानी जैसे मान लीजिए शरीर में कोई एक प्रकार के ऊतक होते हैं, इसी के बार बार फोल्ड होने से क्या होती है? एक गांठ के समान रचना बन जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसी में गांठ के समान रचना बन जाती है। इसी को ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और इसी में क्या होते हैं? ऐसे सेल्स पाए जाते हैं। और यही जब क्या होती है? गांठ के समान संरचना बन जाती है। यही जो होता है गांठ के समान संरचना बन जाती है, इसी को ग्रंथि कहते हैं। यही जो होता है इसी का नाम होता है ग्रंथ, ग्रंथि, ग्लैंड, ग्लैंड। तो ग्रंथि का अभिप्राय होता है गांठ से रिलेटेड होती है। और इन्हीं ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हार्मोन्स कहां से निकलते हैं, इसी ग्रंथियों से निकलते हैं। और इसी निकलने के आधार पर यह ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। जब हार्मोन्स, मान लीजिए कि यह ग्रंथि है और इस ग्रंथि से हार्मोन्स जब निकले तो इस ग्रंथि के अंदर ही रह जाते हैं, तो ऐसी ग्रंथियों को अंतःस्रावी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी कहते हैं। जब हार्मोन्स बाहर निकल जाते हैं इसे बाह्यस्रावी कहते हैं। और कुछ जो होते हैं जिसमें दोनों होते हैं उसे अंतःस्राव मिश्रित ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। तो यही ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। पहला क्या होती है? बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, स्रावी ग्रंथि होती है। और इसी को एक्सोक्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। और दूसरा जो होती है अंतःस्रावी, जिसकी हम चर्चा करेंगे, दूसरी ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, स्रावी ग्रंथि।
और इसी को इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और तीसरी जो ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि होती है। तीसरी जो ग्रंथियां होती है क्या होती है? मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। और यही जो होती है मिश्रित जो ग्रंथि होती है, तो इसका एक ही एग्जांपल्स होता है पैंक्रियास, पैंक्रियास होती है। और यह जो होता है आमाशय, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन होता है, यह स्टमक होता है। और स्टमक के बाद यहीं पर क्या होती है? छोटी आंत प्रारंभ हो जाती है और इसी में क्या होती है? इसी में एक पत्ते के आकार की संरचना होती है। इसी को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि के नाम से इसको हम जानते हैं। इसी का नाम होता है पैंक्रियास। अब आज यहाँ चर्चा करेंगे बाह्य स्रावी में क्या होती है। बाह्य स्रावी के एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसमें स्लेवरी ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? लार ग्रंथियां होती हैं, अश्रु ग्रंथियां होती हैं। इसमें क्या हो जाती हैं? लार ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां होती हैं। और इसी के बाद से इसे लैक्राइमल ग्रंथि कहते हैं, अश्रु ग्रंथियां होती हैं। तो इसी से भी क्या होते हैं? एंजाइम निकलते हैं, लेकिन अधिकांश एंजाइम कहां से निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। तो इसका अभिप्राय होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका अभिप्राय एक्सो मतलब बाह्य होता है और क्राइन मतलब सिक्रेशन होता है। क्राइन मतलब क्या होता है? सिक्रेशन होता है, यानी श्रावण होता है। और तो इंडो का मतलब होता है इनर होता है। तो आइए अब इस पे चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होती है, जहां से एंजाइम्स हार्मोन्स निकलते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में आप चर्चा करेंगे। मनुष्य के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथ, और इसी को इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड कहते हैं। और एंडो का मतलब होता है इनर। अब यहां से देखिएगा कि हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। और इस चीज को आप जानते हैं, यही मनुष्य का शरीर होता है। और मनुष्य के शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। सिर होता है, वक्ष होता है और उदर होता है। और यही मनुष्य के शरीर की संरचना होती है। और इसी के बाद से यहाँ पे देखिएगा, यह मनुष्य के शरीर की संरचना होती है। इसको आप पहचानते हैं, इतने भाग को हेड कहते हैं, जो चेस्ट होता है, थोरेक्स होता है और उदर होता है। तो इसी में ग्रंथियां पाई जाती हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। यहाँ पे अग्र भाग होता है। क्या होता है? अग्र भाग होता है। दूसरा मध्य भाग होता है। तीसरा क्या होता है? पश्च भाग होता है। अग्रभाग में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि। और इसी को प्यूटिटरी ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी का नाम होता है मास्टर ग्लैंड्स होती है। क्या होती है? मास्टर ग्लैंड्स होती है। और इसी में, इसी के मध्य भाग में एक दूसरी ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्रंथि। क्या होती है? पीनियल, पीनियल ग्रंथि होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मस्तिष्क में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक पीयूष ग्रंथि होती है अग्रभाग में, और मध्य भाग में एक दूसरी ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है पीनियल ग्रंथि होती है। अब इसी के बाद से जब गले में आएंगे, तो गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि। क्या होती है? ऐसी संरचना होती है और इसी का नाम होता है थायराइड, थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और यही जो थायराइड ग्लैंड्स होती है, हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ होती है। और इसी के अंदर एक दूसरी ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है पैराथायराइड। इसी के अंदर एक दूसरी ग्रंथि पाई जाती है, यह 4 की संख्या में होती है। इसी का नाम होता है पैराथायराइड। इसी का नाम, दोनों का नाम क्या होता है? पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मस्तिष्क में 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं और गले में 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन्हीं सभी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स।
हार्मोन्स निकलते हैं। इस चीज को आपको एकदम ध्यान रखना है, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। और इसी के वास्ते जैसे ही आप चेस्ट की ओर जाएंगे, जैसे ही आप चेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, थाइमस ग्रंथि होती है। क्या होती है, इसी का नाम होता है थाइमस, इसका नाम होता है थाइमस, थाइमस ग्लैंड होती है। और यह इसका कार्य होता है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में सहायता करना होता है। अब इसी के बाद यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है, ऐसे उनको दिखा रहे हैं, और यही क्या होता है, स्टमक होता है। क्या होती है, ऐसी जो संरचना होती है, यह देखने पर यह अमाशय तो है ही है, और अमाशय के बाद एक दूसरी ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है पैंक्रियास होता है। क्या होता है, पैंक्रियास, जो मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आती है। यहाँ पे देखिएगा, यह पैंक्रियास अभी मैंने बताया था, यह देखने पे एक पत्ते के आकार की संरचना होती है, यह पैंक्रियास होती है, पैंक्रियास होती है। ये केवल मिश्रित ग्रंथि का एक ही एक एग्जाम्पल है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत नहीं आती है। अब इसी के बाद से अगली जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, एडिनल ग्रंथि। और एडिनल जो ग्रंथि होती है, मनुष्य के शरीर में दो प्रकार के वृक्क होते हैं। क्या होते हैं, दो वृक्क होते हैं, और इसी को वृक्क के नाम से जानते हैं। सभ्य संरचना देख रहे हैं, यह ऐसे क्या होता है, वृक्क होता है, वृक्क, यह क्या होता है, वृक्क। किडनी होती है, किडनी होती है, और इसी के ऊपर, इसी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है अधिवृक्क। बात समझ रहे हैं, वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसे अधिवृक्क ग्रंथि या एडिनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एडिनल ग्रंथि कहते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यही जो ग्रंथि होती है ऐसी संरचना होती है, इसी को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ऐसी संरचना होती है, यह जो संरचना आप देख रहे हैं यही अधिवृक्क ग्रंथि होती है। और इसी के अंदर एक दूसरी संरचना पाई जाती है जो पीले रंग के और इसके अंदर दिखा रहे हैं वृक्क के ऊपर, इसी का नाम होता है अधिवृक्क, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथ। और इसी को इंग्लिश में एडिनल ग्रंथि कहते हैं, एडिनल ग्लैंड कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथ कहते हैं। और इसी ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं क्योंकि इससे आपातकालीन हार्मोन्स निकलते हैं। और इसी के बाद से यहाँ पे क्या होता है, महिलाओं में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है अंडाशय। क्या होता है, यह अंडाशय ऐसी संरचना होती है, यह अंडाशय होता है। यह क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय, ओवरी, ओवरी। यह किसमें पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है। क्या किसमें पाई जाती है, फीमेल्स में पाई जाती है। यह भी क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। अब इसी के बाद से एक और ग्रंथि पाई जाती है जो पुरुष में पाई जाती है, वृषण। क्या होते हैं, वृषण। और वृषण क्या होते हैं, ऐसी संरचना होती है, वृषण क्या होते हैं, इसको वृषण कहते हैं, वृषण, वृषण, टेस्टिज, टेस्टिज। यह किस में पाए जाते हैं, मेल में पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं सबको अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। और इनकी सिस्टोमेटिक पोजीशन को मैं बता दिया हूं। अब चलते हैं कि एक एक ग्रंथियों के बारे में इनकी चर्चा करते हैं कि पीयूष ग्रंथि में कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, पीनियल ग्रंथ से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, थायराइड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। इनकी सभी की एक चर्चा करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो इतना चीजें आपको स्पष्ट हो गई होगी कि ये सभी ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाती हैं। तो अब यहाँ से देखिए, एक एक ग्रंथियों की मैं चर्चा करूंगा। पहले पीयूष, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, इन सब की मैं चर्चा करूंगा। और इसी के बाद से अब आगे चलते हैं। जो पहली ग्रंथि होती है, पहली जो ग्रंथि होती है उसी का नाम होता है पीयूष ग्रंथ। क्या होता है, पीयूष ग्रंथ, पीयूष ग्रंथ। और इसी को प्यूटिटी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को प्यूटिटी ग्लैंड्स कहते हैं। और इसी का एक दूसरा नाम होता है, इसी को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर, मास्टर ग्रंथ के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, प्यूटेटी ग्लैंड्स को नाम से जानते हैं।
और यह ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में, जैसा कि हमने पीछे बताया था कि मस्तिष्क में क्या होती है, एक संरचना होती है। यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क में एक मटर के दाने के आकार की संरचना होती है और इसी का नाम होता है पीयूष ग्रंथि होती है। क्या होता है, पीयूष ग्रंथि होती है। और यह देखने पर इसका भार क्या होता है, 5 से 6 ग्राम ऐसी संरचनाएं होती है, पीयूष ग्रंथि की ऐसी संरचनाएं होती है, इसी का नाम होता है पीयूष ग्रंथि होती है। और इसी पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। इसी पीयूष ग्रंथि के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं और इन्हीं तीनों भागों से क्या होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। तो आइए देखिए इसका अल्ट्रास्कोपिक स्ट्रक्चर यानी सूक्ष्मदर्शी से संरचना से जब इसको थोड़ा विस्तृत बनाएंगे तो इसके 3 भाग होते हैं। पीयूष ग्रंथि के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि जो होती है एक मटर के आकार की संरचना होती है। पीयूष ग्रंथि जो होती है मटर के आकार की ऐसी संरचना होती है, ऐसी संरचना होती है। इसका भार 5 से 6 ग्राम तक होता है और इसी के 3 भाग होते हैं। क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या होती है, ऐसे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और इसे रुधिर नलिकाओं के नाम से जानते हैं इसे। और इसी को क्या कहते हैं, जो सफेद वाला भाग गोला गोला देख रहे हैं, या पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग होता है, अग्रभाग। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, अग्रभाग, और इसको इंग्लिश में एंटीरियर पार्ट्स कहते हैं, एंटीरियर पार्ट के नाम से जानते हैं। और इसी का दूसरा नाम होता है एडिनो, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और इसी के बाद से इसमें पीयूष ग्रंथि में क्या होती है, एक बीज की संरचना होती है, इसे मध्य भाग कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस लाइन को, यह पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग होता है, दूसरा मध्य भाग होता है। कौन सा होता है, मध्य भाग होता है, मध्य भाग, मध्य भाग। और इसी को मिडिल पार्ट्स कहते हैं, मिडिल पार्ट कहते हैं। और और यह मध्य भाग से एक हार्मोन निकलता है, वह आगे अभी बताएंगे। और इसी के जो भाग देख रहे हैं, अग्रभाग हो गया, लाइनिंग मध्य भाग हो गई, और इसका भाग जो खाली देख रहे हैं वो क्या होता है, पश्च भाग होता है। और इसी पश्च भाग का एक नाम दे दिया जाता है, पश्च भाग का नियंत्रण मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है, पश्च भाग मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। इसको ऐसे सिंबल देख लीजिएगा, इसी का नाम होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है। और यह कहाँ पे होता है, मस्तिष्क में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य होता है मनुष्य के बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और इसी हाइपोथैलेमस के द्वारा पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग का नियंत्रण होता है। इसी हाइपोथैलेमस के द्वारा यहाँ से बहुत सारी तंत्रिकाएं आती हैं जो कहाँ पे फैली होती हैं, पीयूष ग्रंथि के पश्च भागों में फैली होती हैं। पूरी तंत्रिकाएं कहाँ पे फैली होती हैं, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में फैली होती हैं। तो ये जो रेड लाइनिंग देख रहे हैं ये क्या होती हैं, यह कहाँ से आती हैं, हाइपोथैलेमस से आती हैं। इसे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरो, न्यूरो इसे तंत्रिका सेल्स के नाम से जानते हैं। बहुत सारी तंत्रिकाएं आती हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम जो होता है बहुत, और इसी का नाम होता है पश्च भाग। इसका नाम क्या होता है, पश्च भाग। इसी का नाम होता है, जो तीसरा जो भाग होता है, पहला दूसरा और तीसरा, इसी का नाम होता है पश्च भाग, पश्च भाग, पोस्टेरियर पार्ट, पोस्टेरियर पार्ट होता है, पश्च भाग होता है। और इसी पश्च भाग का नियंत्रण कहां से होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। तो इतना आप जान गए कि यह सारी चीजें 3 भाग होते हैं, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। और इन्हीं भागों से क्या होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। अब इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा। इसी के पहला भाग से, इस अग्रभाग से जो पहला हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है वृद्धि हार्मोन्स। पहला जो हार्मोन्स क्या होता है, वृद्धि हार्मोन्स,
वृद्धि हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स। और इसी को ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, GROWTH, ग्रोथ हार्मोन्स, हार्मोन्स। और इसी को GH कहते हैं, संक्षेप में क्या कहते हैं, GH। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है GH हार्मोन्स कहां से निकलता है, तो वह कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है। और इसी वृद्धि हार्मोन्स का एक दूसरा नाम होता है, इसी वृद्धि हार्मोन्स का एक दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। इसी वृद्धि हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, सोमैटोट्रोपिक, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स। और इसी को यस, टी और यच कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी का नाम क्या होता है, यस, टी, यच होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएच कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है, और यश, टीएच कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है। दोनों के कार्य सेम है, केवल नाम अलग अलग होते हैं। तो इतना सामान्य शब्दों में देखेंगे कि वृद्धि हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य होता है, यह शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है, अर्थात यह हार्मोन्स वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात यह हार्मोन्स जब पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से अधिक निकलेगा तो शरीर की वृद्धि अधिक होगी, कम निकलेगा तो शरीर की वृद्धि कम होगी। और इससे क्या होते हैं, कम या अधिकता से बहुत सारे रोग होते हैं, लेकिन अभी जानिए इसका मुख्य कार्य होता है, यह शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और उत्तरदायी होता है तो इससे आगे सब निकलेगा, अधिक निकलेगा तो शरीर की वृद्धि अधिक होगी, और कम निकलेगा तो शरीर की वृद्धि कम होगी। और दूसरा इसी का नाम होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटो का मतलब होता है कायिक, शरीर से रिलेटेड, संबंधित होता है। और ट्रॉफिक का मतलब होता है, जैसे आप ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, यातायात को, तो शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए क्या होती है, नियंत्रण का कार्य करती है। और हार्मोन समझ जानते हैं कि क्रियाओं के कार्य करने का कार्य करता है। तो इसी का दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, इसी को एसटीएच कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जीएच और एसटीएच दोनों के कार्य सेम होते हैं। अब इसी के बाद से यहाँ से दूसरा हार्मोन्स निकलता है, केवल अग्रभाग से हार्मोन्स चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और अग्रभाग से कि यह अग्रभाग होता है, यही क्या होता है, अग्रभाग के हार्मोन्स चल रहे हैं। और दूसरा जो हार्मोन्स होता है थायराइड प्रेरक हार्मोन्स होता है, थायराइड, थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, प्रेरक हार्मोन्स, हार्मोन्स। इसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स। और इसे टीएसएच कहते हैं, क्या कहते हैं, टीएसएच। टीएसएच कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से होता है। यह थायराइड ग्रंथि की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और तीसरा जो हार्मोन्स होता है एसीटीएच, तीसरा जो हार्मोन्स होता है क्या होता है, एसीटीएच, क्या होता है, एसीटीएच, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक, एड्रीनो, एड्रीनो ट्रोफिक हार्मोन्स, हार्मोन्स। और इसे एसीटीएच कहते हैं, क्या कहते हैं, एसीटीएच कहते हैं, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक, एड्रीनो कार्टिको, कार्टिको ट्रॉफिक हार्मोन्स, ट्रॉफिक हार्मोन्स, हार्मोन्स कहते हैं। अर्थात अभी तक पीयूष ग्रंथ के अग्रभाग से कितने हार्मोन्स निकले, एसीटीएच, यानी 3 हार्मोन्स निकले। और चौथा जो हार्मोन्स होता है, चौथा जो हार्मोन्स होता है उसका नाम होता है, क्या होता है, जनन पद के हार्मोन्स। चौथा हार्मोन्स क्या होता है, जनन पद के हार्मोन्स होते हैं। चौथा जो हार्मोन्स होता है जनन पद के हार्मोन्स, जनन पद के हार्मोन्स, जनन पद के हार्मोन्स। और इसी को गोंडोट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स। इसी का नाम होता है गोंडोट्रोफिक, गोंडोट्रोफिक हार्मोन्स, हार्मोन्स।
और इसी यह हार्मोन्स दो होते हैं, इसका नाम होता है, एक FSH होता है, इस यह दो हार्मोन्स होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, पहला क्या होता है, FSH होता है, और दूसरा जो होता है LH होता है, LH अथवा ICSH इंटरेस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। और इसका पूरा नाम यहाँ पे देख लीजिएगा, स्पेस कम होने के नाते, यह जैविक हार्मोन्स होते हैं। यह दोनों हार्मोन्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की किस ग्रंथियों से जैविक हार्मोन्स निकलता है। तो जैविक हार्मोन्स दो होते हैं, FSH और LH होते हैं। FSH का पूरा नाम होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, और इसका मुख्य कार्य होता है, यह ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है। कार्य तो इसके बहुत सारे होते हैं। और LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। और इसी के बाद से अगला जो होता है इसका दूसरा नाम होता है ICSH, इसे इंटरेस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। और इन्हीं दोनों हार्मोन्स को FSH और LH को सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी हार्मोन्स को जैविक घड़ी हार्मोन्स कहते हैं। इसी हार्मोन्स को क्या कहते हैं, जैविक घड़ी हार्मोन्स, जैविक घड़ी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। हार्मोन्स हार्मोन्स इसे बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। क्यों इसे जानते हैं कि यह मेल व फीमेल दोनों में स्रावित होता है। आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे, इतना जानिए संक्षेप में कि यह मेल और फीमेल दोनों में स्रावित होता है। और यह FSH क्या करता है, एक निश्चित समय के बाद प्यूबर्टी मीन्स होता है यौना आरंभ, और जैसे ही मेल हो चाहे वह फीमेल हो, यौना आरंभ एक निश्चित समय से होता है। जैसे मेल में क्या, फीमेल्स में क्या होता है, 11 से 14 वर्ष की होती है, और 12 से 16 वर्ष मेल में होती है। तो इसकी 12 से 15 होती है, इसके फिजियोलॉजी के हिसाब से टाइम चेंज होता रहता है। तो यह एक निश्चित समय के बाद दोनों में स्रावित होते हैं, इसी के कारण इसे जैविक क्लॉक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पीयूष ग्रंथ से के अग्रभाग से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, GH स्रावित होता है, अथवा STH होता है, TSH होता है, STH होता है, FSH और LH होते हैं। अब इसी के बाद से आइए मध्य भाग। ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि मनुष्य की पीयूष ग्रंथि में क्या होते हैं, मध्य भाग नहीं पाए जाते हैं। और इसी के कारण मध्य भाग से एक हार्मोन्स का स्रावण होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। क्या होता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, MSH। इसका नाम क्या होता है, MSH, मिलेनोसाइट साइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स। और इसका मुख्य कार्य होता है कि त्वचा के रंग को निर्धारित करना होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राणियों में शरीर के त्वचा का रंग निर्धारित करने का कार्य कौन करता है, MSH करता है। किसी भी प्राणी में यदि पूछा जाए कि त्वचा के रंग को निर्धारित करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, MSH। यह मनुष्य में अग्रभाग से निकलता है, अन्य सभी प्राणियों में मध्य भाग से निकलता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी के बाद से आता है पश्च भाग, और पश्च भाग पर पीयूष ग्रंथि का कोई नियंत्रण नहीं होता, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पश्च भाग पर पीयूष ग्रंथि का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसका नियंत्रण क्या होता है, हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस से न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा होता है, और यही न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है। और इसी से एक हार्मोन निकलता है, पश्च भाग से एक हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स। और इस हार्मोन्स जो होता है, यह हार्मोन्स दूध के श्रावण में सहायता करने का कार्य करता है। बच्चे के जन्म के बाद, ध्यान दीजिएगा, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, बच्चे के जन्म के बाद यह दूध ग्रंथियों को संकुचित कर देने का कार्य करता है, जिससे दूध का निर्माण होता है। इस कंफ्यूजन में न रहिएगा कि यह दूध का निर्माण करता है, केवल यह स्तन ग्रंथियों को संकुचित कर देता है, जिसके कारण दूध के श्रावण में सहायता होती है।
और यहीं से क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि वह कौन सा हार्मोन्स हो जाता है जो दुग्ध श्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। तो वह हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। जब इसी हार्मोन्स को कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाया जाता है तो इसी हार्मोन्स का नाम होता है पिट्रोसिन। क्या होता है? पिट्रोसिन होता है। पिट्रोसिन हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स। और यह पिट्रोसिन दोनों का सेम कार्य है, लेकिन यह ऑक्सीटोसिन नेचुरली रूप से होता है और पिट्रोसिन क्या होता है? आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। यह एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोकार्बन होता है। जितने भी पशुपालक होते हैं अपने पशुओं से दूध को निकालने के लिए इसी पिट्रोसिन हार्मोन्स को का इंजेक्शन देते हैं, जिसके कारण स्तन ग्रंथियां संकुचित हो जाती हैं और दूध के स्रावण में सहायता होती है। और दूसरा जो पश्च भाग से हार्मोन्स निकलता है, दूसरा जो होता है एडीएच, दूसरा क्या हार्मोन्स निकलता है? एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। दूसरा जो हार्मोन्स होता है क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स, हार्मोन्स। और इसे संक्षेप में एडीएच कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीएच। अथवा इसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है, प्रेसिन हार्मोन्स होता है। इसकी इंग्लिश भी वही होती है, स्पेस कम होने के कारण इसको मैं लिख नहीं रहा हूं स्पेलिंग, वेसोप्रेसिन। तो ध्यान दीजिए कि पश्च भाग से दो हार्मोन्स निकलते हैं। तो इस प्रकार से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर बिंदु को मैंने एक्सप्लेन किया है कि पीयूष ग्रंथ से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। अब इसी के बाद से अगली अगली ग्रंथ चलते हैं। पीयूष ग्रंथ के बाद से अगली जो ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। क्या होती है? पीनियल ग्रंथि होती है। और पीनियल ग्रंथि भी कहां पाई जाती है? दूसरी जो ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथ, पीनियल पीनियल ग्रंथि होती है। और यह ग्रंथि क्या होती है? मस्तिष्क के मध्य भाग में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? मस्तिष्क के मध्य भाग में पाई जाती है, मध्य भाग में पाई जाती है, में पाई जाती है। और इससे एक हार्मोन्स निकलता है मिलेटोनिन। क्या निकलता है? मिलेटोनिन, टोनिन हार्मोन्स निकलता है, मिलेटोनिन हार्मोन्स, हार्मोन्स। और यह हार्मोन जो होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि पीयूष ग्रंथि में क्या होता है? एमएसएच त्वचा के रंग को तो निर्धारित करने का कार्य करता है। और यही मिलेटोनिन हार्मोन जो होता है यह त्वचा के रंग को साफ करने का कार्य करता है। क्या करता है? त्वचा के रंग को साफ करने का कार्य करता है, रंग को साफ करने का कार्य करता है, साफ करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है, कार्य करता है। तो दो क्वेश्चन आपके स्पष्ट हो गए कि किसी भी प्राणी में त्वचा के रंग को निर्धारित करने का कार्य एमएसएच करता है और त्वचा के रंग को साफ करने का कार्य कौन करता है? मिलेटोनिन हार्मोन्स करता है। इसी के बाद से हम आगे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि होती है। अगला ग्रंथि होती है तीसरा थायराइड ग्रंथि, थायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और थायराइड, थायराइड ग्लैंड्स। और यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लीजिएगा कि यह शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। थायराइड क्या होती है? शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और यह कहाँ पाई जाती है? शुरू में भी मैंने दिखाया था। और यह क्या पाई जाती है? गले में भी पाई जाती है। ऐसी संरचना होती है और यहाँ पे ऐसी इनकी संरचना होती है। ध्यान दीजिएगा, यह गले में पाई जाती है ऐसी, इसी का नाम होता है थायराइड ग्रंथ। और इसी में एक दूसरी ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? पैराथायराइड होती है। दूसरी ग्रंथि क्या पाई जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि होती है। या देखिएगा जो पीली संरचना देख रहे हैं क्या होती है? पैराथायराइड होती है, पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड होती है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, गले में दो ग्रंथियां पाई जाती है, थायराइड और पैराथायराइड। तो अब एक देख लीजिएगा, थायराइड ग्रंथि जो होती है इससे एक हार्मोन्स निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन
हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स। और यह जो हार्मोन्स होता है यह आयोडीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। किसके निर्माण के लिए होती है? आयोडीन, आयोडीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। और यह आयोडीन जो होता है हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को करने में सहायता करने का कार्य करता है। और आयोडीन के जो सोर्सेज होते हैं शरीर में 3 रूपों से होते हैं। एक जो जल पीते हैं वहां से भी आयोडीन आता है, हम अपने भोजन के साथ खाते हैं। और तीसरा क्या होती है? यह थायराइड ग्रंथियों से थायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा आयोडीन का उत्पादन किया जाता है। तो यह आयोडीन जो होता है हमारे शरीर के उपापचय, क्या होती है? उपापचय, मेटाबॉलिज्म के करने में सहायता करने का कार्य करती है। क्या होती है? मेटाबॉलिज्म, बोलिज्म के करने में सहायता करने का कार्य करती है। और इसके अलावा शरीर के विभिन्न भागों में माइटोकांड्रिया, जिससे ऊर्जा उत्पादन का फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकांड्रिया के निर्माण में सहायता करने का कार्य करती है। और इसका अगला कार्य होता है जो टेडपोल होते हैं उसको डेवलप करने का, विकसित करने का कार्य करता है, यानी मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस आपके लिए नया शब्द होगा। जैसे जो कीट होते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो क्या होते हैं? अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अंडे से क्या बनता है? लार्वा बनता है। क्या बनता है? लार्वा बनता है। लार्वा से क्या होते हैं? एडल्ट बनता है। क्या होती है? एडल्ट बनता है। तो अंडे से वयस्क बनने की प्रक्रिया को, अंडे से वयस्क बनने की प्रक्रिया को नाम दे दिया जाता है क्या? मेटामार्फोसिस। क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस, कोशिश नाम दे दिया जाता है। इसी को कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण हिंदी में कहते हैं। तो यह जलीय प्राणियों में मेटामार्फोसिस के लिए उत्तरदायी होती है। यह कई होते हैं, थायरॉक्सिन फर्स्ट होते हैं, थायरॉक्सिन सेकंड होते हैं, यह हार्मोन्स और होते हैं। और इसी के बाद से जो होता है पैराथायराइड होती है। क्या होती है? पैराथायराइड। अगली जो ग्रंथि होती है पैराथायराइड, फिगर से आप देख रहे हैं थायराइड के बारे में मैं बता दिया। दूसरी जो ग्रंथि होती है पैराथायराइड। तो इसके बाद से नेक्स्ट पे चलिएगा, अगली जो ग्रंथि होती है पैराथायराइड। चौथी जो ग्रंथि होती है पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड, थायराइड ग्रंथि। और यह ग्रंथि थायराइड के अंदर धसी होती है। कहां से धसी होती है? पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड के अंदर पाई जाती है। जैसे मैंने बताया थायराइड के अंदर ऐसी होती है, इसी में 2 संरचना होती है, अर्थात 2 पेयर्स में यह होती है। और इससे 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस थायराइड ग्रंथ से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक पैराथार्मोन हार्मोन्स होता है, एक हार्मोन्स होता है पैराथार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन्स होता है, पैराथार्मोन हार्मोन्स। और यह जो हार्मोन्स होता है इसके कार्य ही बता रहा हूं। और दूसरा जो होता है क्या होता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन्स होता है, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स होता है। दूसरा हार्मोन्स कैल्सीटोनिन हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स होता है। तो इस पैराथार्मोन्स हार्मोन्स और कैल्सीटोनिन हार्मोन्स के सामान्यतः जो कार्य होते हैं, जैसे अस्थियों के निर्माण में क्या होती है? अस्थियों के निर्माण में कैल्शियम, अस्थियों के निर्माण के समय बोन, यह अस्थि होती है। और अस्थियों में एक विशेष, अस्थियों के निर्माण के लिए क्या होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की, इन सब सारे मेटल्स की आवश्यकता होती है। तो इसी के आधार पर हड्डियों के निर्माण में, हड्डियों का जब निर्माण होता है तो ये सभी आयनों की आवश्यकता होती है। और इसी निर्माण की प्रक्रिया में कभी कभी हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया में कुछ अनावश्यक भागों का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? यह अनावश्यक भाग होते हैं। हड्डियों के कौन से भाग होते हैं? अनावश्यक भाग होते हैं, अनावश्यक भाग होते हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है। और इसी अनावश्यक भागों का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, जब हड्डियों का निर्माण होगा तो इन मिनरल्स की आवश्यकता होगी। तो हड्डियों के शेप से अन्यथा जब भाग का निर्माण, अस्थि का निर्माण होगा तो आवश्यकता से अधिक मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन एलिमेंट्स का क्या होगा? कंजप्शन होगा, जिसके कारण शरीर के अन्य अंगों को इनकी आवश्यकता कम पड़ जाएगी।
तो उसी के से रोकने के लिए हड्डियों के निर्माण में जब अनावश्यक भागों का निर्माण हो जाता है तो उसी अनावश्यक भागों को गलाने के लिए, उसी अनावश्यक भाग को गलाने के लिए एक दूसरा हार्मोन स्रावित होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। इतना जानिए कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है हड्डियों के निर्माण में अनावश्यक भागों को गलाने का कार्य होता है, और इसी अनावश्यक भागों को क्या करते हैं, रुधिर में यह मुक्त कर देता है, रुधिर में मुक्त कर देता है। और जब रुधिर में मुक्त कर देता है तो रुधिर में क्या होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और अन्य आयनों की मात्रा क्या होती है, संतुलित बनी रहती है। और इसी के कारण रुधिर का जो पीएच मान होता है, रुधिर का पीएच मान क्या होता है, 7.4 क्षारीय बना रहता है। तो यह आपके बेसिक कार्य होते हैं। तो अब चलते हैं, गले में थायराइड और पैराथायराइड हो गया, और अगले जो हार्मोन्स होते हैं, अगले में क्या होते हैं, थाइमस हार्मोन्स होते हैं। पांचवा जो ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथ, क्या होती है, थाइमस ग्रंथ। और यह ग्रंथि जो होती है थाइमस ग्लैंड, और यह ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, शरीर के वक्ष या थोरेक्स भाग में पाई जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था इस चीज को, यहाँ पे संरचना होती है, मनुष्य के शरीर का भाग होता है, और यहाँ पे थायराइड के बाद यहीं पे ग्रंथि पाई जाती है, इसी का नाम क्या होता है, थाइमस ग्रंथि होती है। यही कौन सी ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि होती है। और इस ग्रंथि का जो मुख्य कार्य होता है, ध्यान दीजिएगा, इस ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में सहायता करने का कार्य करती है। किसका निर्माण, रक्षा तंत्र के निर्माण में सहायता, इम्यूनो सिस्टम के निर्माण में सहायता करने का कार्य करती है, जिसके कारण शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। और जब यह शरीर की में प्रतिरक्षा तंत्र का विकास हो जाता है तो यह कुछ समय के बाद क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण, और यह पूरे, और एक चीज और स्पष्ट कर लीजिएगा, यह थाइमस प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण तो करती है, लेकिन एक शरीर की एक विशेषता होती है, यह स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि यदि किसी भी चीज के लिए एक बार प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो जाता है तो वह पूरे जीवन काल तक बना रहता है। तो और इसी से कई हार्मोन स्रावित होते हैं। थाइमोसिन फर्स्ट हार्मोन स्रावित होता है, दूसरा हार्मोन होता है थाइमोसिन सेकेंड, और तीसरा हार्मोन होता है थाइमोसिन थर्ड। क्या होता है, थाइमोसिन थर्ड। ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में सहायक होते हैं। अब इसी के बाद से आता है अगली ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या होते हैं, अगली जो ग्रंथि होती है थाइमस के बाद से, चूंकि पैंक्रियास जो होती है मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आती है, उसकी मैं चर्चा कभी अलग से करूंगा। अब इसी के बाद से आता है अधिवृक्क ग्रंथि। अगली ग्रंथि होती है 6वीं जो होती है अधिवृक्क ग्रंथि, और इसी को इंग्लिश में एडिनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिनल ग्लैंड कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि होती है, और इसी ग्रंथि का दूसरा नाम होता है आपातकालीन ग्रंथि। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, आपातकालीन ग्रंथि। और इसी को इमरजेंसी ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपातकालीन अधिवृक्क, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह ग्रंथि कहां पे पाई जाती है, वृक्क के ऊपर पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, वृक्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। तो वृक्क कहां होता है, शरीर के, क्या होता है, उदर में, यहाँ पे एक संरचना जो होती है, यहीं पे वृक्क होता है। क्या होती है, ऐसे वृक्क होता है। इस चीज को रिप्रोडक्टिव एक्सक्रेटिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। यही क्या होता है, यही वृक्क होता है। ये जो संरचना आप देख रहे हैं क्या होती है, वृक्क होती है, किडनी होती है, वृक्क किडनी होती है। और इसी वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जो पान के पत्ते के आकार की होती है, इसी को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को अधिवृक्क ग्रंथि,
यहाँ पे ऐसी संरचना पाई जाती है, इसी का नाम होता है अधिवृक्क ग्रंथि या आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। और इसके दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स होता है और दूसरा क्या होती है, मेड्यूला होती है। एक क्या होता है, इसमें कॉर्टेक्स होता है और जो बाहर होता है कॉर्टेक्स होता है, और ये बाहर के भाग क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। यहाँ पे देखिएगा अधिवृक्क ग्रंथ यहाँ पे मैं बनाऊंगा, यहाँ पे ऐसी संरचना होती है। इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे, इसके दो भाग होते हैं, ऐसी जो संरचनाएं होती हैं और जो अंदर का भाग होता है, और इसी के बाद से इसके बाहर का जो भाग होता है, यह बाहर का भाग होता है, इसी को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कहते हैं। और अंदर का जो भाग होता है वह मेड्यूला होती है, मध्य भाग में मेड्यूला होती है, मेड्यूला होती है, मेड्यूला, मध्य भाग समझिए, इसी को मेड्यूला कहते हैं, मध्य भाग मेड्यूला। तो दो भाग होते हैं, पहला कॉर्टेक्स होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, मेड्यूला होते हैं। तो यहां से देखिएगा, इसी से आपातकालीन हार्मोन्स निकलते हैं। क्या कहते हैं, इसी आपातकालीन ग्रंथ से तो जो हार्मोन्स निकलेंगे, वह से कौन से हार्मोन्स निकलेंगे, आपातकालीन हार्मोन्स, आपात, आपातकालीन हार्मोन्स निकलते हैं। इसे इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, हार्मोन्स, हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि यह शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ने में सहायता करने का कार्य करती है। तो अब यहां से देखिएगा, कॉर्टेक्स, जो पहला भाग होता है वो क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। पहला भाग क्या होता है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स होता है। और इसके कई भाग होते हैं, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स होते हैं। और इसी कॉर्टेक्स भाग से कई हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, कॉर्टेक्स भाग से एक होता है, यहाँ पे देखिएगा पहला क्या होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। जो पहला हार्मोन्स होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होता है। और यह बहुत से कार्यों को करने का कार्य करता है, बीपी को कार्य करने का करता है, ग्लूकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को सहायता करने का कार्य करता है। दूसरा जो हार्मोन्स होता है मिनरेलोकॉर्टिकोट्रॉपिक, रेलोकॉर्टिको कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, पिक हार्मोन्स। और यह रुधिर में खनिज आयनों की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और इसी के बाद से जो अगला हार्मोन्स होता है, अगला जो हार्मोन्स होता है, तीसरा जो कॉर्टेक्स भाग से निकलते हैं, वह क्या होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होता है। क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स, हार्मोन्स। और यही जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक क्या होते हैं, पुरुष में निकलते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, पुरुष में निकलते हैं, और दूसरा स्त्री में निकलते हैं। तो स्त्री फीमेल्स में निकलते हैं। पुरुष में क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स होता है। कौन सा हार्मोन्स होता है, एंड्रोजन, एंड्रोजन हार्मोन्स, हार्मोन्स। और इसी एंड्रोजन हार्मोन्स को मस्कुलिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, पुरुष विकास हार्मोन्स कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि किस हार्मोन्स को पुरुष हार्मोन्स या मेल हार्मोन्स कहते हैं, वह एंड्रोजन हार्मोन्स होता है। और इसी हार्मोन्स का नाम दे दिया जाता है, क्या होता है, पुरुष विकास हार्मोन्स। क्या होते हैं, पुरुष विकास हार्मोन्स के नाम से दे दिया जाता है। इसे मस्कुलिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है फीमेल्स में, एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है एंड्रो, दूसरा हार्मोन्स होता है फीमेल्स में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स। तो यह फीमेल हार्मोन्स कहते हैं, यह नारियों के समस्त गुणों को विकसित करने का कार्य करता है। इससे कारण इसे नारी विकास हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, नारी विकास हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो रहा कॉर्टेक्स भाग के हार्मोन्स। अब इसी के बाद से दूसरा जो होता है मेड्यूला से हार्मोन्स होते हैं। दूसरा क्या होते हैं, मध्य भाग। यहीं पे देख लीजिएगा, मध्य भाग से हार्मोन्स जो निकलते हैं, मध्य भाग से दो हार्मोन्स निकलते हैं जिनको आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। एक हार्मोन्स होता है एपिनेफ्रिन, मध्य भाग। यहाँ पे देखिएगा दूसरा इसका भाग क्या होता है, मध्य भाग, मध्य भाग, मिडिल पार्ट्स। और इसी भाग से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है एपिनेफ्रिन। क्या होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन्स,
एपिनेफ्रिन हार्मोन्स, 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 एपिनेफ्रिन हार्मोन्स, हार्मोन्स। और इसी हार्मोन्स का दूसरा नाम होता है एड्रेनलिन हार्मोन्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एड्रेनलिन, एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है। एड्रेनलिन हार्मोन्स दोनों एक ही चीज होती है। और इसी हार्मोन्स को, इसी एपिनेफ्रिन और अथवा एड्रेनलिन हार्मोन्स को क्या कहते हैं? इसी हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इसी हार्मोन्स को क्या कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि यह शरीर को आपात स्थितियों से लड़ने में सहायता करने का कार्य करता है। जैसे कोई घटना हो जाए, उस घटना स्थल में बहुत सी स्थितियां आक्रामक हो जाए, तो व्यक्ति क्या करता है? अपना प्रोटेक्शन करता है, और वहां से भागने के लिए क्या होता है? व्यक्ति के अंदर क्या होती है? ब्लड का संचार हो जाता है, आंख की पुतली फैल जाती है, यूरिनरी ब्लैडर संकुचित हो जाती है, लार का श्रावण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यदि चोट भी लग रही है, मार रुधिर बह रहा है, तब भी आपको वो पता नहीं चल पाता है, क्योंकि रुधिर के थक्का जमने का समय कम हो जाता है। और हार्ट बीट क्या होती है? बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति क्या होता है? आपातकालीन स्थितियों से कहां पे पहुंच जाता है? सुरक्षित स्थानों पे पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच जाता है? सुरक्षित स्थानों पे पहुंच जाता है। और जब सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाता है, तो क्या करता है? रिलैक्स महसूस करता है। क्या करता है? रिलैक्स महसूस करता है। तो इस स्थिति में जो ब्लड प्रेशर या श्वसन दर जो चीजें बढ़ी हुई हैं, उन्हीं को सामान्य करने के लिए एक दूसरा हार्मोन स्रावित होता है। उन्हीं को सामान्य करने के लिए एक दूसरा हार्मोन स्रावित होता है, जिसका नाम होता है, ये पहला हार्मोन हो गया। और उसी के बाद से दूसरा हार्मोन स्रावित होता है नार एपिनेफ्रिन। क्या होता है? नार एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित होता है। नार एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन हार्मोन्स होता है। दूसरा हार्मोन्स कौन सा होता है? नार एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होता है। और इसी को दूसरा नाम होता है नॉर एड्रेनलिन। क्या होता है? नॉर एड्रेनलिन, ने लेन हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स यह मध्य भाग से स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा। तो आपातकालीन हार्मोन्स के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? यह ध्यान दीजिएगा, एपिनेफ्रिन आ जाएंगे। और एपिनेफ्रिन इस बढ़ी हुई परिस्थितियों को सामान्य करने का कार्य करता है। इसी के कारण यह जो हार्मोन्स होता है, यह भोग विलास हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। जब व्यक्ति मौज मस्ती करता है, तो उसके अंदर कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? ये नार एपिनेफ्रिन। लेकिन जब आपात स्थितियों में होता है, उसको एपिनेफ्रिन। दोनों में अंतर होता है। एपिनेफ्रिन के आगे नार शब्द जोड़ दीजिए, वह आपातकालीन हार्मोन्स हो जाता है। इससे बढ़िया ट्रिक आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। अब इसी के बाद से आता है जो लास्ट पॉइंट है, कि जो टेस्टिज होते हैं और क्या होते हैं? ओवरी होते हैं। इन दोनों से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। अब इसी के बाद से जो एक होते हैं वृषण, एक अंडाशय होता है। क्या होता है? एक अंडाशय जो फीमेल्स में पाया जाता है, अंडाशय। ओवरी क्या होता है? ओवरी। और यह ओवरी जो होती है मादा में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। यह मुख्यतः मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। और इसी से तीन हार्मोन स्रावित होते हैं। यहाँ पे संक्षेप में देखिएगा, इसी अंडाशय से तीन हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला स्रावित होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स। पहला हार्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। लाइट थोड़ी सी